जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में। यदि इससे पहले वाला आवर्त सारणी के सीक्वेंस में जितना भी वीडियो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे देख लें, क्योंकि हम सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं ताकि आपको किसी तरीक़ा से एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंडलीव भाई साहब ने जो आवर्त सारणी सजाएँ थी किसके आधार पर सजाएं, कब आए थे जी? तो 1869 ईस्वी में। आप कहिएगा याद कैसे रहेगा? तो अब महात्मा गांधी जी के तो सब लोग के जन्म याद होगा, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता मतलब 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। जिस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष मेंडलीव भाई साहब ने आवर्त सारणी के पूरा टेबल तैयार कर दिए थे। अर्थात इनके समय जो कुल 63 तत्व थे। किनके समय जी? तो मेंडलीव भाई साहब ने जिस समय तत्वों को वर्गीकृत कर रहे थे अलग अलग समूह में, अलग अलग आवर्त में, उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे ग्रुप है और बहुत सारे आवर्त है। आप कहेंगे ग्रुप क्या कहते हैं? तो देखिए, तो ये जो खड़ी लाइन है ना, जिसको कहते हैं उदग्र खंभा, जैसे हम खड़ा हैं तो खड़ा जो लाइन होता है ना उसको कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। इसके बाद यदि हम टाइम हो जाएगा तो बेड पर चले जाएंगे, सो जाएंगे। तो सोएंगे तो क्या होगा? क्षैतिज होगा कि उदग्र होगा? क्षैतिज होगा। तो क्षैतिज कतार को, जो क्षैतिज कतार है उसको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है जी? आवर्त। तो आवर्त तो देखिए तो क्या गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। आवर्त कितने? 7। अब इसके बाद खड़ी लाइन इस तरीक़ा से खड़ा रहेंगे। खड़ा रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग। ऐसे पर जाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? आवर्त। तो बताइए, तो पड़ी लाइन तो क्या गो है जी? 7 गो। खड़ी लाइन कितना है? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस समय मेंडलीव भाई साहब ने तत्वों को श्रेणी में बांट रहे थे उन समय, मतलब उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था, इसीलिए उनके समय ग्रुप की संख्या 8 था। देखिए, आवर्त 7 था लेकिन ग्रुप कितने था? 8। किस समय? जिस समय इन्होंने सारणी तैयार किए थे। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुआ, इनसे कहा गया कि बताइए कि अक्रिय गैस कहाँ है। तो उन्होंने बिना सारणी को बाधित किए दाहिने साइड रख दिए, या फिर कहीं जाए बुक में मिलेगा बाईं साइड, मतलब उसको एक अलग सीक्वेंस में ग्रुप में रख दिया गया। तो बाद में हो गया कितने ग्रुप? 9। और जिस समय इन्होंने बताया था उस समय कितने ग्रुप था? 8। इन्होंने जो पूरा सारणी तैयार किए थे किस आधार पे? बेस उनका क्या था? तो याद रखिएगा परमाणु भार। क्योंकि परमाणु भार तो जानते हैं कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल को परमाणु भार कहते हैं। तो इन्होंने तत्वों के भार के बढ़ते क्रम में सजाए थे। तो देखिए, तो सबसे कम भार वाला कौन होता? हाइड्रोजन। और इसके बाद हाइड्रोजन के बाद सीधे देखिए यहाँ पे है कौन? हीलियम। इसके बाद कौन है जी? लिथियम, बेरिलियम। इसके बाद कौन है? कार्बन, मतलब बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब भार के बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे थे। फिर देखिए सोडियम से ज़्यादा भार मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का। इसके बाद चौथा सेल से देख रहे होंगे 2-2 तत्वों को एक ही समूह में रख रहे थे, मतलब एक ही जो डब्बा है जो जिसमें एक तत्व होना चाहिए उसमें 2-2 तत्व के रखे थे। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 8वां वर्ग है उसमें 3-3 तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। देखिए फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कि इनके अनुसार जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है किसके आवर्त फलन होता है? तो परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। अर्थात जैसे जैसे भार बढ़ता है तो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होता है। तो देख रहे होंगे जैसे जब भार के क्रम में सजा रहे हैं तो समान गुण वाला तत्व जो हैं एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे में जो गुण होता है हाइड्रोजन का उसी की तरह गुण होता है लिथियम का, उसी की तरह गुण होता है सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम के, सीजियम, उसी तरीक़े से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब समान गुण वाला जो है ना एक ही ग्रुप में आ गए थे। अब जो है क्या इसके तरह सजाने से कुछ इनका फायदा भी है? तो बहुत सारा फायदा भी है, बहुत सारा कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि उन्होंने ग्रुप को क्या में सजाए थे जी? वर्ग को उपवर्ग में। जैसे ये पहल का वर्ग है तो इसके भी 2 गो उपवर्ग में। कितने? 2।
इसके बाद देखिए दूसरा वर्ग, इसको भी ए और बी में बांट दिए थे। तीसरा तो ए और बी, चौथा ए और बी, कहाँ तक जी, 7वां तक, माने पहला से लेके 7वां ग्रुप को जो है ए और बी के उपवर्ग में बांट दिए थे। 8वां का बांटा गया नहीं था। और लास्ट में कौन है, शून्य वर्ग है। इसके बाद देख ही रहोगे दो का रखा गया। अब देखते हैं जरा, देखिए तो कहा जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या गुण है, मतलब इनके टेबल को पढ़ने से क्या मतलब खूबियाँ हैं, इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो पहला तो है कि इन्होंने जो इस सारणी दिए थे, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि जो समान गुण वाला तत्व है उसको अध्ययन करना आसान है। कैसे, यदि हमको हाइड्रोजन के गुण याद होगा, लिथियम के गुण याद हो जाएगा, सोडियम के गुण याद हो जाएगा, तो तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुआ कि नहीं, कि एक तत्व के गुण याद कर लेंगे तो उस ग्रुप में जितना भी तत्व रहेगा सबका गुण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जो गुण इसका है वही गुण इसका है। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुआ कब, जब मेंडलीव भाई साहब ने समान तत्वों को, मतलब समान गुण वाला तत्वों को एक ही वर्ग में रखा था। दूसरा कहा है अनुसंधान कार्य में सहायक, जैसे नए नए तत्वों का जो रिसर्च हो रहा था तो इसके आधार पर कि जब ई परमाणु संख्या है इतना भार वाला है, मतलब परमाणु भार वाला जो है इतना है, तो इसके जैसा कितना मतलब भार होगा तो समान गुण वाला होना चाहिए। मतलब अनुसंधान माने रिसर्च के कार्यों में इसकी सहायता से बहुत सुविधा हो रहा था। इसकी सहायता से बहुत जगह ऐसा जगह छोड़ दिया गया था कि इसी के जैसा कोई नया तत्व खोज होगा जो गुण में समानता होगा। तो अनुसंधान कार्य में भी सहायक मिला था कब, जब इन्होंने तैयार टेबल किए थे तब। अगला है नए तत्वों के आविष्कार। इन्होंने बहुत जगह खाली छोड़ दिए थे कि अपना समय जिस तत्व का खोज नहीं हुआ है, आने वाला समय में नए नए तत्वों का रिसर्च होगा। तो इनके टेबल से जो है नए तत्वों के आविष्कार भी हुआ है। क्यों, क्योंकि जो तत्व उस समय नहीं खोज होते, क्योंकि इनके समय कितना खोज हुआ था जी, 63। याद रखेगा, इनके समय तत्वों का खोज कितना हो गया था, 63 तत्व मौजूद थे। लेकिन इनके समय देखे तो कितना दवा इन्होंने छोड़ दी है कि आने वाला समय में नए नए तत्वों का खोज होगा। तो नए तत्वों का आविष्कार भी हुआ इनसे प्रेरित होके, इनके जगह छोड़ के। जैसे मैं कहेंगे कैसे, कुछ एग्जाम्पल बताएं तो उन्होंने जो है ना भविष्यवाणी किए थे कि एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन नाम के कोई तत्व का रिसर्च होगा। तो बाद में चलकर एक्का बोरॉन के ही नाम क्या हो गया, स्कैंडियम, एक्का एल्युमिनियम का नाम हो गया गैलियम, एक्का सिलिकॉन का नाम हो गया जर्मेनियम। मतलब इन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि इस नाम के कोई तत्व आएगा। तो जिस नाम से उन्होंने भविष्यवाणी किए थे, आज हमने उस तत्व को किस नाम से जानते हैं, तो एक्का बोरॉन को जो भविष्यवाणी किए थे एक्का बोरॉन, उसको जानते हैं स्कैंडियम के नाम से, एक्का एल्युमिनियम के गैलियम के नाम से, एक्का सिलिकॉन के जर्मेनियम के नाम से। तो बताइए नए नए तत्वों का खोज में सहायक हुआ कि नहीं इनका टेबल। और कहा तो परमाणु भार निकालने में सहायक, क्योंकि परमाणु भार के सहायता से बढ़ते क्रम में इन्होंने सजाए थे। तो इनके तत्वों की सहायता से, माने सारणी के सहायता से आप तत्व, मतलब कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार भी निकाला जा सकता है। अगला है खाली स्थान। इन्होंने क्या किए थे, जिस तत्व का उस समय रिसर्च नहीं हुआ था उस समय देखिए खाली सब स्थान छोड़ दिए थे कि यहाँ पर कोई ना कोई तत्व का खोज होगा, जो कि अभी वाला हमने टेबल पढ़ेंगे जो नया वाला सब के सब फुल हो गया है। तो इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए थे, बहुत ही समझदार थे। इसके बाद अक्रिय गैस। जैसे ही इनके समय अक्रिय गैस हुआ खोज, तो बोला इनसे गया कि बताइए ये सब अक्रिय गैस के आपके टेबल में कहाँ रखेंगे। अब भाई साहब सोच में पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि अक्रिय गैस के तो गुण अलग होता है, जो कि यहाँ पे हम जितना भी बताए हैं सब अस्थाई होता है, तो इसको एगो अलग खंभा में रख देते हैं। देखिए अलग एगो अलग ग्रुप में रख दिया गया। इनके समय कितना ग्रुप था, 8, लेकिन जैसे अक्रिय गैस खोज हुआ कितना हो गया, 9। तो बिना बाधित किए अक्रिय गैसों के एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो ये भी इनके क्या है, टेबल के सारणी। अब कहिएगा कि क्या ये निचवा कौची है, तो हाँ याद रखेगा, नीचे जो है ना एफ ब्लॉक बनाया गया है। कौन सा ब्लॉक जी, एफ ब्लॉक। नीचे जो है जितने मतलब कि रेडियो एक्टिव तत्व है इसमें रख दिया गया है। इसको जो एफ ब्लॉक के 2 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, 2 श्रेणी में।
एक है लैंथेनाइट्स, दूसरा है एक्टिनाइट्स। अब कहेंगे लैंथेनाइट्स किसको बोलते हैं, एक्टिनाइट्स किसको बोलते हैं। तो लैंथेनियम धातु के बाद से तत्व स्टार्ट होता है और एक श्रेणी में कितना रहता है जी 14, तो दूसरी श्रेणी में कितना होगा 14 दूना 28। जो पहला श्रेणी होता है वो 58 से लेकर 71 तक, दूसरा श्रेणी होता है 90 से लेकर 103 तक। तो एफ ब्लॉक में कितने श्रेणी 2, पहला लैंथेनाइट्स, दूसरा एक्टिनाइट्स, याद हो जाएगा। अब देखिए क्या इसका कुछ अवगुण भी है, बहुत सारे आप जानते हैं, जिसके पास गुण होता है उसके पास अवगुण भी होता है। हमारे पास कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है, आपके पास गुण है तो आपके पास भी कुछ अवगुण है। अब कहेंगे क्या है, तनिक गिनाइए इनके बारे में, क्या आप देख रहे हैं। तो पहला देखिए, पहला तो दोष है जी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। देखिए हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन त्याग भी करने वाला गुण होता है, मतलब धातु के भी गुण होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण कर लेता है, अधातु के भी गुण होता है, मतलब दोहरा व्यवहार करता है। देखते हो ना कि कोई होता है मतलब एक ही आदमी मल्टी टैलेंटेड होता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन दान भी कर देता है, धातु की तरह भी काम करता है और ग्रहण करके अधातु की तरह काम करता है। तो वैज्ञानिक लोग सोचेगा कि इसको कहाँ रखे, तो हाइड्रोजन के स्थान जो निश्चित नहीं रखा गया। कभी इसको पहिलका वर्ग में रखा जाता है तो कभी इसको 7वां वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी होते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम जैसा अस्थायी हो जाता है। यानी ये लोग जो लिथियम, सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दान करके धनायन बन जाता है, तो भी दान करके धनायन हो जाता है। अर्थात इसीलिए इसको निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व, आवारा, अर्थात लफुआ तत्व कहते हैं। किसको, हाइड्रोजन को, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं रहता कि आज कहाँ कल कहाँ जाएगा, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं आवारापन, आवारा। ठीक, तो हाइड्रोजन के कैसा धातु, आवारा धातु कहा जाता है, आवारा तत्व। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है जी, तो दूसरा है कि 3 तत्वों को एक साथ रखें। देखिए तो एक ही गुण में रखें जी, तो क्या इसके गुण में समान है। जो गुण लोहा के होता है वही गुण कोबाल्ट के होता है, वही गुण निकेल के होता है, गुण में भी अलग अलग है। तो इनका पहला और दोष हो गया एक और कि इन्होंने सभी जगह तो कोई तत्व मतलब कि तत्व को अकेले रखे हैं, कोई में 2 को रखे हैं, अब इनमें क्या को रखे हैं 3 को रखे हैं, तो ये भी इनका क्या हो गया, दोष हो गया। इसके बाद अगला दोष क्या है जी, देखिए समान तत्वों को अलग अलग। अब कहिएगा समान तत्वों को अलग अलग मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके गुणों में समानता था उसका कहाँ रखा गया जी, तो टेबल में काफ़ी दूर दूर रखा गया, अलग अलग रखा गया। आप कहेंगे कैसे, तनी बताइए। तो देखिए Ag और टाइटेनियम दोनों का लगभग गुण बराबर होता है लेकिन अलग रखा गया। कॉपर अब Ag का गुण लगभग बराबर होता है, अलग रखा गया। सोना और प्लेटिनम के गुण होता है लगभग बराबर, लेकिन देखिए उसमें रखा गया अलग अलग। आप कहेंगे सोना कहाँ है, तो देखिए तो इसमें कहाँ है रखा गया है, आप खुद खोजिए। Au और Ag कहाँ पे है, देखिए Au सोना यहाँ पे है। अगर हम कह देंगे प्लेटिनम, देखिए ये प्लेटिनम यहाँ पे है और यहाँ पे सोना है, जो कि दोनों के गुण में लगभग समानता है, लेकिन कहाँ रखा गया दूर दूर। तो समान तत्वों को अलग अलग रखा गया। और का इनके वो गुण है जी, तो अधिक भार वाले तत्वों को पहले रखा गया, क्योंकि आपको मालूम है कि भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है परमाणु भारों के आवर्त फलन है, मतलब कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को सजाया था। लेकिन आप जानते हैं कोबाल्ट से ज़्यादा होता है किसका भार, मतलब लोहा से ज़्यादा होता है कोबाल्ट के, और कोबाल्ट से कम होता है किसका, निकेल की। मतलब इसका होता है 58, अब इसका होता है लगभग 57। तो बताइए तो इसका भार ज़्यादा है, अब इसका कितना होता है लगभग 56। अब बताइए 56 है, अब इसको 58 है, फिर 57। तो भार के बढ़ते क्रम में न रखना चाहिए, तो यहाँ इससे तो बेसी हो गया फिर इससे कम हो गया, मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो इसका एक गुण है, तो इनका अवगुण भी है कि इन्होंने तत्वों के बढ़ते क्रम में सजाए थे, यहाँ घट भी गया, मतलब भार के बढ़ते क्रम में ना हो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि मतलब पहले कम होना चाहिए, इसके बाद ज़्यादा, फिर ज़्यादा के इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो 58 से क्या हो गया 57, मतलब भार हो गया कम और कम हो गया 3 का।
कम ही हो गया। इसके बाद क्या है जी, समस्थानिकों के स्थान। समस्थानिक समझते हैं, इनका सारणी में समस्थानिकों का कोई निश्चित स्थान नहीं है, मतलब समस्थानिकों के लिए इन्होंने टेबल में कोई स्थान रखे ही नहीं। अब कहिएगा समस्थानिक किसको बोलते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। कहेंगे कैसे, समझे नहीं। हाइड्रोजन सुने हैं ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन, इसके बाद प्रोटियम, इसके बाद ड्यूटेरियम। जो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एक बाद ट्राइटिनियम। मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु संख्या भार 1, एक परमाणु संख्या भार 2, एक परमाणु संख्या भार 3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम होता है। तो इन्होंने हाइड्रोजन के लिए तो स्थान रखे हैं, लेकिन इसके अलावे जो 2 भाई है उसका कोई स्थान नहीं रखा गया। मतलब इनके सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। कहेंगे कैसे, हमारा समझ में नहीं आया। आप सुने हैं ना, जैसे कार्बन के परमाणु संख्या 12 भी होता है, अब एगो कार्बन के परमाणु संख्या 13 भी होता है, एगो कार्बन के परमाणु संख्या 14 होता है। तो इन्होंने 12 परमाणु भार वाला के तो रख दिए हैं। कहेंगे कहाँ, तो ये देखिए 12 वाला के तो रख दिए हैं, लेकिन 13 और 14 वाला के सारणी में कहीं स्थान नहीं है। तो जेकर परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है उसके बोलते हैं समस्थानिक। तो बताइए, तो इसको स्थान बराबर होना चाहिए, लेकिन एक के जगह पर क्या हम 12, 13, 14 सब भार वाला रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो समस्थानिकों के लिए मेंडलीव के सारणी में कोई स्थान नहीं है। ये सब हो गया दोष। अब यहाँ हो गया इनका गुण। अब यहाँ तो आप समझ ही रहे होंगे कि उन्होंने 7 आवर्त और 8 वर्ग में रखे थे। कब खोजे थे जी? देखिए इनका मतलब सारणी से कितना क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो पूछ दिया जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है किसके आवर्त फलन, तो परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। इन्होंने सारणी कब दिए थे? तो 1869 ईस्वी में। इनके समय कुल तत्वों के संख्या कितना था? 63 था। कितना? 63। अक्रिय गैस सब खोज नहीं हुआ था उस समय इनके कितने ग्रुप था? 8 ग्रुप। आवर्त कितना? 7। अक्रिय गैस खोज हो जाने पर कितने वर्ग था इनके में? तो 9। समझ गए। इन्होंने F ब्लॉक के अलग सजाए थे। इन्होंने 8वां वर्ग में 3-3 तत्वों को एक ही वर्ग में सजाए थे। ज़्यादा भार वाला को इन्होंने क्या कर दिए थे? पहले कम भार वाला के बाद में लिख दिए थे। इस सब इनका दोष है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि एक्का बोरॉन के अभी किस नाम से जानते हैं? तो स्कैंडियम। एक्का एल्युमिनियम के गैलियम। एक्का सिलिकॉन के जर्मेनियम। तो ये सब याद रखेगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनके सारणी से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इनका जो है पूरा सारणी हो गया ख से ख़त्म, और इनसे बेसी इससे बेसी इनके सारणी से नहीं पूछता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के आप वीडियो इंतजार कीजिए, तब तक पीछे वाला जितना भी इतिहास है उसको आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं के क्वेश्चन से एगो पूछा जाता है इन्हीं के टेबल से कि आवर्त सारणी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेंडलीव के कहा जाता है। किनको? मेंडलीव के आवर्त सारणी के। लेकिन कह दीजिएगा आधुनिक आजकल प्रेजेंट में जिसे पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हेनरी मोसले। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब योगदान दिए थे सारणी को सजाने में। तो चलिए आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।